Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Managing Human Resources Semester 4th, Unit 4th and Lecture 13. So today's topic is Requirements for Incentive Plans. तो अभी जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या है जो ग्रुप इंसेंटिव्स थे उन्हें डिस्कस किया था कि जो ग्रुप में होता है जब टीम मेंबर्स में लोग काम करते हैं, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो टीम बेसिस पे पेमेंट कर रही होती है, तो उस टाइम पे इंसेंटिव जो है वो किस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, कौन सा मेथड फॉलो होता है, वो हम लोगों ने अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था। सो हमारे जो इंसेंटिव प्लान्स थे वो हमारा कल जो है इंसेंटिव प्लान्स का टॉपिक था वो हमारा खत्म हो गया था। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं इंसेंटिव प्लान्स के लिए। सो रिक्वायरमेंट्स फॉर इंसेंटिव प्लान्स, तो द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल management held at Rourkela has outlined the following important requisites of incentive scheme in India. तो कौन कौन से requisites हैं हम देखते हैं अभी। That is, under the existing condition in India, it is necessary to provide monetary incentives to the workers for putting an extra effort to increase production and productivity है। तो ये बोल रहे हैं कि आपकी जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया की जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप जो आपकी कंट्री है दैट इज इंडिया, वहाँ की जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या है, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉनेटरी इंसेंटिव। तो ये आवश्यक है, ठीक है, क्या कि जो आपकी मॉनेटरी इंसेंटिव है, ठीक है, मतलब आर्थिक सहायता प्रोवाइड करना, प्रदान करना ज्यादा जरूरी है। किसको? वर्कर्स को, फॉर पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जिससे कि क्या है जो एम्प्लॉयज होंगे वो एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है, ज्यादा प्रयास करेंगे, किसके लिए? अपनी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, उत्पादन क्षमता एंड उत्पादकता को जो है इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है आपका जो इंसेंटिव स्कीम है वो ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा क्या है, whereas monetary incentive must form the main ingredient of any effective scheme, it would be advisable to ensure a minimum standard of amenities and other welfare measures in order to build up a contingent workforce which could be dependent upon to be responsive to such scheme है। तो अब ये है कि जो आपका जो मॉनेटरी इंसेंटिव है, ठीक है, whereas मॉनेटरी इंसेंटिव मस्ट फॉर्म द मेन इंग्रेडिएंट, इन्होंने बोला कि जो आपकी आर्थिक सहायता है, आर्थिक लाभ है, ये आपका मेन मुख्य इंग्रेडिएंट होना चाहिए किसका? एक इफेक्टिव स्कीम का। तो इट वुड बी एडवाइजेबल टू इंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एमेनिटीज एंड अदर वेलफेयर मेजर्स, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने एक एडवाइस दी, मतलब एक सुझाव दिया कि क्या है कि जो आपके एक मिनिमम मतलब कम से कम तो कोई एमेनिटीज, कोई सहायता और कोई वेलफेयर मतलब उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर से जरूर किया जाना चाहिए। टू बिल्ड अप अ कंटेंट वर्कफोर्स, किस लिए? जिससे कि आप क्या है एक अच्छा कंटेंट वर्कफोर्स को बिल्डअप कर सकें। क्योंकि भाई अगर आपको भी पता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में काम कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे क्या है आपको मॉनेटरी इंसेंटिव्स मतलब आर्थिक सहायता तो दी ही जा रही है, उसके साथ में क्या है आपको और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक है। आर्थिक सहायता के साथ साथ में आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि कभी आपको जरूरत पड़ गई तो आपको क्या है पे के साथ में लीव मिल रही है कि आप छुट्टी भी ले सकते हैं, बट आपका पैसा नहीं कटेगा जब भी आपको नीड होगी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, कोई वर्कफोर्स जो होता है वो काम करने में थोड़ा सा अच्छा होता है, एक आपका जो वातावरण है, काम करने का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा दिया जा रहा है, एक अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है। और भी इससे आपकी मेडिकल की सुविधा हो गई, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन की सुविधा हो गई, ये सब दे रहे हैं वो लोग। तो क्या होगा कि कोई भी आपके जो एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे वो जिनका काम करने में ज़्यादा मन लगेगा, विच कुड बी डिपेंडेंट अपॉन टू बी रिस्पॉन्सिव टू सच स्कीम है। जो कि ये सारी चीज़ें हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं? जो स्कीम्स वहाँ पे चल रही होती हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। थर्ड वन देखें, दैट इज ग्रेट केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड फॉर फिक्सिंग अप नॉर्म्स है। अब उन्होंने बोला कि क्या है कि अगर आप नॉर्म्स जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की नॉर्म्स होती हैं, रूल्स होते हैं,
तो जब आप वो क्या है वो जो है डिसाइड कर रहे हो, तो एक्सरसाइज जब आप फिक्स कर रहे हो, मतलब जो क्या है शर्तें हैं, नियम है, ये सब जब जो है डिसाइड हो रही हो, फिक्स हो रही हो, तो उस टाइम पे क्या है बहुत ज़्यादा केयर, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इस तरह के नियम और इस तरह की शर्तें बनाई जाएं जिससे जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो. So these norms should be fixed on scientific basis after detailed time studies and should be based on sound data. तो ये जो आपके जो नॉर्म्स हैं जो डिसाइड हो रहे होते हैं वो क्या है, ऐसा नहीं कि आपने यूं ही डिसाइड कर लिया, नहीं, क्या है ये कैसे डिसाइड होनी चाहिए, कैसे फिक्स होनी चाहिए, एक डिटेल्ड, एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्या है स्टडी करने के बाद में, अच्छे से स्टडी करने के बाद में कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, उसके बाद में साइंटिफिक बेसिस पे क्या है, वैज्ञानिक आधार पे, और एक एक्चुअल में जो है फैक्ट से रिलेटेड जो साउंड डेटा है, ठीक है, ऑथेंटिक जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करना, उन नॉर्म्स को डिसाइड करना. सो Before instituting or revising any incentive scheme, it would be advisable to consult the employees' representative or recognized unions where they are functioning है. तो कोई भी इंसेंटिव स्कीम होगी, ठीक है, कोई भी इंसेंटिव स्कीम है आपकी, कोई भी जो लाभ की आपकी स्कीम है, ठीक है, उन्हें कभी भी आप अगर क्या करना चाह रहे हैं, रिवाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर कभी भी उन्हें रिवाइज करना चाह रही है, उसमें कुछ भी चेंजेस लाना चाहती है, तो ये नहीं है कि बस ऑर्गेनाइजेशन का मन किया कि चलो हम अपनी स्कीम्स को चेंज करते हैं और बस वो उठे और उन्होंने उसे चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. उन्हें क्या है, कोई भी अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ में एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के साथ में, अगर आप चाहते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप हो, तो ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अब स्पेशली एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो वो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन हो उसमें, ठीक है. तो अगर क्या है कोई इंसेंटिव स्कीम में चेंजेस ला रहे हैं, तो ये एडवाइस कर रहे हैं ये कि आप क्या करें, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे क्या करें आप, जैसे कि जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस हो सकते हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव के पार्टिसिपेशन के साथ में उनसे मिल करके देन आप क्या करें, उन जो स्कीम है उसको रिवाइज करें, उसमें कुछ भी चेंजेस करें. To begin with, there should be some elbow room left for adjustment on starting point for these schemes. This may be suitably changed as the scheme sets established and productivity improves. फिर क्या है, अगर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, कुछ भी स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, कोई न्यू स्कीम आप ले करके आ रहे हैं, तो आप देखें कि उस स्कीम में कुछ ऐसा आप मतलब एक रूम जरूर लेफ्ट कर दें, एक एरिया जरूर लेफ्ट कर दें कि अगर आप बाई चांस उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट एडजस्ट करना चाहते हैं, कुछ इंक्लूड करना चाह रहे हैं या कुछ हटाना चाह रहे हैं, तो आप इजीली उसे क्या कर सकें, उसमें इंक्लूड कर सकें, उसको हटा सकें, ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो. तो सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें तो क्या है कि आप एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं. तो ये नेक्स्ट हम देखें. सो वाइल इंट्रोड्यूसिंग इंसेंटिव स्कीम्स, care should be exercised by management that in an effort to increase production and earnings है, ठीक है. तो क्या है, अगर आप इंसेंटिव स्कीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा केयर की नीड होती है मैनेजमेंट के साइड से कि वो बहुत ज़्यादा केयर करें जिससे कि जो उनकी प्रोडक्शन है, जो उनकी अर्निंग है, वो क्या कर सके, हो सके, इंक्रीज हो सके. नो डैमेजेस इज कॉज टू द मशीन एंड द हेल्थ एंड सेफ्टी टू द वर्कर इज इंडेंजर्ड है, ठीक है. तो कोई भी किसी भी तरह से किसी भी जो वर्क एंड है, जो वर्कर्स हैं, उनको हेल्थ या फिर उनकी सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनकी लाइफ को किसी भी तरह से डेंजर नहीं डालना चाहिए और ना ही कोई मशीन्स एंड ऑल वो डैमेज हो. सो द इफेक्ट ऑन कॉस्ट एंड क्वालिटी शुड ऑल्सो बी क्लोजली वॉच्ड सो दैट दीज आर नॉट एडवर्सली इफेक्ट है. तो उसके साथ में क्या है, जो आप इंसेंटिव स्कीम रख रहे हैं, इसकी वजह से आपकी जो है कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इन्हें आप प्रॉपरली अच्छे से वॉच कर लें, क्लोजली वॉच कर लें, चेक कर लें, जिससे कि क्या हो कि इनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े.
नेक्स्ट देखें तो इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इट इज नेसेसरी टू रिव्यू एंड इवेलुएट द इंसेंटिव स्कीम्स कंटिन्यूसली इन द लाइट ऑफ द चेंजिंग कंडीशन है। तो अगर हम देखें तो आपकी जो रैपिडली जो आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम क्या करें, अपने जो इंसेंटिव स्कीम है उन्हें कंटिन्यू आप क्या करते रहें, इवेलुएट करते रहें, रिव्यू करते रहें, और जो आपकी चेंजिंग कंडीशंस हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है जिस तरह से चेंज हो रहा है उसके साथ में आप अपनी इंसेंटिव स्कीम को भी चेंज करते रहें। नेक्स्ट देखें तो नो इंसेंटिव स्कीम कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर गुड मैनेजमेंट एंड हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो अब भाई देखो, आपने बहुत अच्छी इंसेंटिव स्कीम बना रखी है, ठीक है, आप बहुत अच्छी इंसेंटिव स्कीम बना रखी है, बहुत अच्छा आपका स्कीम है, आप बहुत सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, बट आप अपने एम्प्लॉयज़ को, आपका और आपके एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है, आपका जो मैनेजमेंट का बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, तो वो स्कीम आपकी किसी भी काम की नहीं है, ठीक है। तो कोई भी इंसेंटिव स्कीम जो है वो एक गुड मैनेजमेंट एंड हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस को जो है सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना है ना, तो आपको क्या है, एक अच्छी इंसेंटिव स्कीम भी होनी चाहिए और उसके साथ में आपका जो मैनेजमेंट है उसका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंपनी सक्सेस, ठीक है। So these two along with other environmental factors would ultimately determine the success or failure of any incentive scheme है, ठीक है। तो आपके मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है, आपका मैनेजमेंट किस तरह से वर्क कर रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंसेंटिव स्कीम्स के फेलियर एंड सक्सेस के लिए। So the conference felt that the Scanlon plan, under which monetary incentive is combined with the non-monetary incentive by providing a formally established machinery of employees' participation in management's needs, further study before and define definite conclusion could be arrived at regarding its appropriateness under Indian condition। तो इन्होंने बोला जो स्कैनन प्लान है जिसमें कि क्या है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स को इंक्लूड किया ही गया है, साथ में साथ क्या है, उसे कंबाइन किया गया है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के साथ में। तो उन्होंने बोला कि क्या है कि काफ़ी सारी स्टडी करने के बाद में एक डेफिनेट कंक्लूजन निकाला गया कि इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है जो स्कैनन प्लान है वो क्या है, यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। So the human aspect of the incentive scheme must not be ignored है। तो जब आप क्या है, कोई भी इंसेंटिव स्कीम को डिसाइड कर रहे हो तो ह्यूमन एस्पेक्ट्स को नहीं इग्नोर करना चाहिए। द एम्प्लॉयज़ फियर्स एंड एस्पिरेशंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो डर है, उनके जो एस्पिरेशंस हैं उन्हें कंसिडर किया जाना चाहिए। द स्कीम्स मस्ट बी सिंपल एंड स्कीम जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, जिससे कि जो आपके इसे इजीली कैलकुलेट कर सकें, इजी टू अंडरस्टैंड ऐसे होनी चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें इजीली समझ आ सके, इजी टू कैलकुलेट एम्प्लॉयज़ अर्निंग, ठीक है, एंड क्या है जिससे कि अर्निंग इजीली कैलकुलेट हो सके, रिलेटेड टू एफर्ट एंड डिफिकल्टी एंड बी एक्सेप्टेबल टू एम्प्लॉय एंड यूनियंस है। एंड क्या है उसमें जो है एफर्ट्स एंड ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो उसको इम्प्लीमेंट करने में, एंड इस तरह का इंसेंटिव स्कीम हो कि जो आपके एम्प्लॉय हैं एंड जो यूनियंस हैं वो उसे इजीली एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज वेज बोर्ड्स एंड पे कमीशन, ठीक है। वेज बोर्ड एंड पे कमीशन क्या होते हैं, तो द कमिटी दैट डिटरमाइन एंड डिसाइड द वेजेस विच इज फेयर इज नोन एज बोर्ड, वेज बोर्ड है। तो जो कमिटी है जो ये डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है कि कितनी वेज क्या है, फेयर वेज होगी, कि कौन सी वेज क्या है, फेयर वेज है, ठीक है, मतलब इतनी वेज तो मिलनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ये चीज़ जो कमिटी डिसाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, वेज बोर्ड बोलते हैं। तो इट इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड स्टैंडर्डाइज वेज स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट है।
तो इसको किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? आपका जो वेज बोर्ड था उसे इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था जिससे कि एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन बन सके, ठीक है, एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन इस्टेब्लिश हो सके एंड जो वेज स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन में वो स्टैंडर्डाइज हो सके एंड इन अकॉर्डेंस विद द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट है। तो जो गवर्नमेंट की सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो सके, एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन सेटअप हो सके, इसलिए क्या है वेज बोर्ड्स को एस्टैब्लिश किया गया था। So statutorily constituted wage boards are set up in India for selected industries of national importance है। तो आपका जो वेज बोर्ड है वो क्या है, कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं, तो उनके लिए क्या किया गया है, ये सिलेक्ट किया गया है। whereas in other countries only in industries where sweated labor condition exist wage boards are set up है। नेक्स्ट हम देखें, सो इंडस्ट्रीज विद ऑर्गेनाइज्ड लेबर फिक्स वेजेस बाय डायरेक्ट बार्गेनिंग इन सच कंट्रीज एंड आर फाउंड टू अचीव मैक्सिमम वेजेस है। तो जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड हैं और वो वेजेस को फिक्स करती हैं किसके थ्रू, डायरेक्ट बार्गेनिंग के थ्रू, ठीक है। तो इट हैज़ बीन द एक्सपीरियंस इन इंडिया दैट वेज बोर्ड प्रोवाइड द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिस्प्यूट रेदर देन सॉल्व प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया में ये एक्सपीरियंस किया गया है कि आपके जो वेज बोर्ड होते हैं वो क्या है, प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट कि आप जो है वेजेस हैं आपको वो कितना आप इसका जो आपकी वेजेस हैं वो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब कितना वेजेस आपको देना कंपलसरी ही है, ना कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब जो वेज बोर्ड है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम नहीं करते हैं, बल्कि क्या है वो स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं कि कितना वेज उन्हें मिलना ही मिलना है, फेयर वेज डिसाइड करते हैं। So in our country the largest number of industrial disputes are caused by wage issues है। तो जो हमारी कंट्री है यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा जो आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वेज इशूज़ की वजह से होते हैं। क्योंकि जो आपके एम्प्लॉय होते हैं हमारी कंट्री में वो क्या है, वे वेजेस से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ज़्यादा वेजेस देने के लिए रेडी नहीं होते। तो हमारी कंट्री में क्या है, सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो किसकी वजह से, वेज इशूज़ की वजह से होते हैं। So all three parties, management, labor and government in the three-party machinery blame each other for the non-implementation of many of the recommendation है। तो जो आप हमारे क्या एक ट्री पार्टी बॉडी है, ठीक है, जिसमें आपके मैनेजमेंट भी है, लेबर भी होते हैं और गवर्नमेंट, इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और ये तीनों क्या है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी रिकमेंडेशन को नहीं माना, मैनेजमेंट कहता है कि गवर्नमेंट ने मेरी रिकमेंडेशन को नहीं सुना, लेबर वाले कहते हैं कि हाँ इन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, हमारी ओपिनियंस को नहीं सुना, हमारी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की। उसकी वजह से क्या है, तीनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है किसी भी काम का। फिर अगर हम देखें फंक्शन, तो फंक्शन क्या है वेज बोर्ड के, सो वेज बोर्ड प्राइमरी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉयज है। तो आपके जो है जो प्राइमरी वेज बोर्ड क्या करती है, जो उसका मेन वर्क होता है वो क्या करना, जो वेजेस हैं एम्प्लॉयज हैं उनके लिए क्या एक फेयर वेजेस का डिसाइड करना। तो फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द वेज बोर्ड कौन सा है, तो डिटरमाइन द वेज पेबल टू द एम्प्लॉयज, ये डिटरमाइन करना कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको कितना वेज पे किया जाएगा। सेकेंड वन इज to determine appropriate government between the organization of employers and employees by mutual agreement है। तो क्या है, एक appropriate government को determine करना जिस जो employers हैं and जो employee हैं उनके बीच में एक mutual agreement हो सके। थर्ड देखें तो टू डिटरमाइन अदर मैटर्स रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज है, ठीक है। तो जो आपके क्या है दो पार्टीज के बीच में जो अदर डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था हमने उसमें आज काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की एंड आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस